हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आई होप आप सारे के सारे ठीक हो। तो आज हम करने वाले हैं पार्ट एक कक्षा 11वीं इतिहास का चैप्टर, जिसका नाम है जी लेखन कला और शहरी जीवन, और हम करने वाले हैं जी इसके एमसीक्यू। ठीक है। मैं चैप्टर पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ विद नोट्स, वो भी हैंड रिटन। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में इस चैप्टर के मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अपलोड कर दिए हैं आपके लिए। ओके। और मैंने आपको इस वीडियो में, उस वाली वीडियो में सीधा क्लियरली बताया था कि 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5, 8, 6 हर एक क्वेश्चन जो होगा ना, उस पीडीएफ के अंदर से ही होगा आपका। ठीक है। बट हाँ, 1 मार्क्स नहीं बोला था, क्योंकि मैंने आपको बताया था 1 मार्क्स के लिए, ऑल तो मैंने बहुत सारे एमसीक्यू उसी में क्लियर करवा दिए थे, बट मैंने आपको बोला था 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपको एमसीक्यू की अलग से वीडियो देखनी ही पड़ेगी। और ये रही आपके सामने वीडियो। ठीक है। पहली बात तो ये है कि इस पीडीएफ के अंदर 60 क्वेश्चन है, तो मैं 60 के 60 क्वेश्चन करवाऊंगा। और कुछ जितने भी क्वेश्चन है पहले खुद आंसर करने का ट्राई करना, तुक्का भेड़ना बट ट्राई करना। क्योंकि देखो, गैस भी है ना, तुक्का कहने की बात होती है, तुक्का कभी भी बिना सोचे समझे नहीं लगाया जाता। तो थोड़ा समझ के तुक्का लगाने की कोशिश करना, और एंड में मेरे को बताना कि सर मेरे इतने मार्क्स बन रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात ये है कि मैं इसमें दे 60 रखे हैं, बट मैं आपको कम से कम 90 और 90 प्लस क्वेश्चन करवाऊंगा। कैसे? एक एमसीक्यू के अंदर से भी जो भी डिटेल में चीज़ें होगी वो भी बताते जाऊंगा, मतलब एक एमसीक्यू से भी 2-3 एमसीक्यू बताता जाऊंगा। ठीक है। बिना टाइम वेस्ट करे शुरू कर देते हैं। जैसे मैंने बताया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उसकी पीडीएफ का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है, इस पीडीएफ का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और बाकी जो भी चैप्टर है उन सबके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई बच्चा इंग्लिश मीडियम में, या किसी का फ्रेंड इंग्लिश मीडियम है, तो इंग्लिश मीडियम में भी मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शुरू करते हैं। तो मेसोपोटामिया जो है वो एक ग्रीक लैंग्वेज का शब्द है। ठीक है। ग्रीक लैंग्वेज के शब्द से निकला है मैसोस और पोटामस। मैसोस का मतलब आपको बताना है, पोटामस का मतलब होता है रिवर। अब एक नंबर में क्वेश्चन सबसे पहले ये बन जाता है कि मेसोपोटामिया कौन सी भाषा का शब्द है। ये ग्रीक भाषा का शब्द है, जो 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पोटामस का मतलब होता है नदी, और मैसोस का क्या मतलब होता है? तो मैसोस का मतलब होता है ऊपर, ऊपरी, पीछे, ऊपरी, मध्य या द्वीप। तो मैं आपको बता दूं कि मैसोस का मतलब होता है मध्य में, मिडल में। तो मेसोपोटामिया बेसिकली जो है वो 2 रिवर के बीच का इलाका है। कौन कौन सी 2 रिवर है, अभी नीचे क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाता है कि मेसोपोटामिया अब डैश गणराज्य का हिस्सा है। यानी आज के टाइम में अगर मेसोपोटामिया को मैप में सर्च करे तो इनमें से कौन से देश के अंदर वो पड़ेगा? पाकिस्तान, इराक, चीन या मिस्र? तो इसका आंसर है जी इराक। याद रखना, एमसीक्यू में कंफ्यूज करने के लिए ईरान डाल देगा, ईरान मार्क मत कर देना। ठीक है। इराक मार्क करना है आपको। ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मेसोपोटामिया 2 नदी डैश और डैश के बीच में कौन कौन सी? दजला या नील, फरात या नील, दजला, फरात या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या है? दजला और फरात। 2 रिवर के बीच में हमारा मेसोपोटामिया, दजला और फरात, और ये इराक के अंदर पड़ता है। खुद भी आंसर करने हैं, मैं बता रहा हूँ, भूलना मत इस बात को। खुद भी आंसर करने हैं सर। वीडियो मत देखो, ऐसे मजे मत लो। और 2x करके देखना। मैं नहीं चाहता आपका ज़्यादा टाइम लगे, बट मैं ये भी चाहता हूँ कि कुछ चीज़ छूट ना जाए, इसलिए 2x करके देखना। ठीक है। और एक और बात जो आपके, मैंने शायद ये बात बता दी है कि जो आपके बाकी एमसीक्यू की प्रैक्टिस वगैरह जब मैं करवाऊंगा, लाइव लूंगा, तो मैं यहाँ पर लूंगा भरत कोरवाल वाले चैनल पे। तो इस वाले चैनल पे आ जाना। ठीक है। चलो जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेसोपोटामियन भूमि की पहली ज्ञात भाषा कौन सी थी? यानी मेसोपोटामिया में सबसे पहली बोली जाने वाली भाषा कौन सी थी? अरबी, सुमेरियन, फारसी या अक्कदियन? तो इसका आंसर है सुमेरियन। और मैं आपको बता दूं, मेसोपोटामिया को सुमेर भी बोला जाता था। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर सुमेरी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थी। ठीक है। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। जो यूरोपीय लोग थे ना, मेसोपोटामिया के जो यूरोपीय लोग थे, मेसोपोटामिया को बहुत महत्वपूर्ण मानते थे, क्योंकि बाइबल के पहले भाग के अंदर मेसोपोटामिया का वर्णन कर रखा था। तो बाइबल के कौन से भाग के अंदर क्या नाम था उसका? बाइबल नंबर 1 नया नियम, ओल्ड टेस्टामेंट, या टेस्टामेंट नंबर 496? तो इसका आंसर है जी ओल्ड टेस्टामेंट। ठीक है। बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट के भी एक पार्ट था जिसका नाम था बुक ऑफ जेनेसिस। क्या? बुक ऑफ जेनेसिस। अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है। उसके अंदर जो है वो कहीं ना कहीं मेसोपोटामिया की कहानी के बारे में बता रखा था, नोआ की कहानी। याद है ना, नोआ की, जियोसूद्रा की कहानी? नहीं पता तो वो भी सुन लो। यूरोप के अंदर क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन जो है बाइबल को मानते हैं। बाइबल की जो ओल्ड टेस्टामेंट है उसके अंदर जो बुक ऑफ जेनेसिस है, उसके अंदर कहानी लिखी हुई है कि जब दुनिया खत्म होने वाली थी, बाढ़ आने वाली थी, तो भगवान ने एक बंदे को चुना जिसका नाम था नोआ। उसने एक बड़ी सी शिप बनाई, पूरी दुनिया में जितनी भी स्पीशीज थी सबकी एक एक जाति रख ली, है ना, जोड़े रख लिए। और जैसी बाढ़ खत्म हुई सबको उतारा, और फिर आगे जनरेशन, उन्होंने रिप्रोडक्शन वगैरह की, और आगे जनरेशन जो है बड़ी बड़ी बढ़ती चली गई। सेम स्टोरी हमें मेसोपोटामिया भी देखने के लिए मिलती है, बट हीरो का नाम जो है वो नोआ नहीं है, उत्नापिष्टम और जियोसूद्र है, दोनों है। उत्नापिष्टम भी है, जियोसूद्र, दोनों सेम ही बंदा है। ठीक है। नेक्स्ट है कि मेसोपोटामिया के अंदर पुरातत्व यानी खुदाई जो है वो कब शुरू हुई थी, आपको बताना है। 1850 में, 1840, 1870 या 1900? तो मैं आपको बता दूं, इसका आंसर जो है वो है हमारा 1840। मेसोपोटामिया के अंदर 1840 में जो है वो हमारी खुदाई वगैरह शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोआ की कहानी मेसोपोटामियन परंपरा की कहानी के समान है, जहां पर मुख्य पात्र का क्या नाम है? नोआ की कहानी हमें मेसोपोटामिया भी देखने के लिए मिलती है ना। तो वो जो मेन कैरेक्टर उसका क्या नाम है? जियोसूद्र, उत्नापिष्टिम, अवतार, या ए एंड बी दोनों? तो इसका आंसर है ए एंड बी दोनों।
दोबारा से बोल रहा हूँ, अपनी मार्किंग करना मत भूलना, कितने नंबर बन रहे हैं नहीं बन रहे ये बताना मत भूलना कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है कि मेसोपोटामिया में जो हथियार है वो डैश धातु के बने होते थे, कौन से धातु के बने होते थे बताना है। कांसे, आयरन, कॉपर या लोहा। तो इसका आंसर है जी कांसा। अब सर ये कांसा होता क्या है? कांसा दो धातु से मिलकर बना होता है, ठीक है, टिन और कॉपर। कांसे को इंग्लिश में कहते हैं ब्रॉन्ज, ठीक है। इतनी तो इंग्लिश थोड़ी बहुत आनी चाहिए आपको, इसी वजह से मैंने बताया, ठीक है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाता है, हाइया। कांसा जो है वो दो से मिलकर बना हुआ है, टिन से मिलकर बना हुआ है, यानी मिश्र धातु है किसका, कौन से दो से मिलकर बना हुआ है? लोहा, कॉपर, लिड या इनमें से कोई नहीं, तो कॉपर से मिलकर बना हुआ है। कॉपर और टिन को जब मिला देते हैं तो कांसा बनता है, जिसको हम इंग्लिश में ब्रॉन्ज कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया के अंदर सबसे पहले कांसे का युग कब शुरू हुआ था, यानी कांसा सबसे पहले कब ढूंढा गया था? तो इसका आंसर है 3000 ईसा पूर्व, यानी आज से 5000 साल पहले, ठीक है। 3000 ईसा पूर्व, BCE, याद रखना ये बात। और 1000 BC के अंदर लोहे का शुरू हुआ था, ठीक है। तो मतलब हमें सबसे पहले कांसे के बारे में पता चला, फिर लोहे के बारे में पता चला है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 11th क्वेश्चन है हमारा कि मेसोपोटामिया के उत्तर के भाग में एक है ना बहुत ऊपरी भूमि थी, जिसको हम डैश नाम से जानते थे, जहाँ पर है ना जानवर लोग जो है वो अपने जानवरों को लेकर चराने के लिए भी ले जाते थे। उसको क्या कहते था? क्रैप्स, स्टेपी, जलभूमि या लिड लैंड। तो इसको बोला जाता था जी स्टेपी, याद है ना स्टेपी। और स्टेपी के देवता का नाम आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। ऑल तो नीचे क्वेश्चन आएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बट अगर बताओगे तो मेरे को तसल्ली होगी कि हाँ बच्चों को तो आता है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। डैश का विभाजन शहरी जीवन का प्रतीक है, घर का, श्रम का, जीवन का या समय का? तो जो हमारे श्रम का विभाजन है ना, वो मेसोपोटामिया के शहरी जीवन का प्रतीक है ना। मेसोपोटामिया के शहर की एक खासियत होती है कि यहाँ पर सबका काम बटा हुआ होता है, श्रम का विभाजन होता है। अगर आपको लोहे का काम कराना पड़ता है तो लोहार, कपड़े का काम कराना पड़ता है तो दर्जी, जूते का काम कराना पड़ता है तो कॉबलर, है ना। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पिक्चर आपको दिख रही है, इस पिक्चर का नाम क्या है? तो रेड लेडी, वारका हेड, वारका शीट्स या वारका हेड बोल सकते हो, लारका हेड या स्त्री साड़ी, स्त्री साड़ी या स्त्री साड़ी, जो भी है। तो ये तो पता चल गया होगा ये नहीं है। ठीक है, इसका आंसर है वारका हेड, ठीक है, याद रखना। और ये कहाँ ढूंढी गई थी? उरुक। आ गया देखो, ये महिला का जो सर्जा कब कहाँ ढूंढा गया था? उरुक है इसका आंसर, ठीक है जी। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा जी। क्वेश्चन ये है कि इनकी आंखें अगर देखें ना तो वो डैश नीले कलर के उससे बनी हुई है, और जो इनकी भौरे हैं और आंखें वगैरह है नीले कलर के पत्थर से बनी हुई। स्नैप नीले कलर के पत्थर को क्या बोला जाता है? ब्लैक रूबल, लेपिस लजूली, बेल्टिक, हाँ, यहाँ सफ़ेद रूबल। तो इसका आंसर है जी लेपिस लजूली, ठीक है ना, ब्लू कलर का होता है। नेक्स्ट है कि हमारा मेसोपोटामिया में परिवहन का सबसे सस्ता साधन या तरीका कौन सा था? बैलगाड़ी, हवा, पानी या इनमें से कोई नहीं? तो देखो हवा तो छोड़ ही दो, बैलगाड़ी नहीं, सबसे सस्ता पानी का था, क्योंकि शिप से जो है बोट से एक जगह से दूसरी जगह जाना बड़ा किफ़ायती पड़ता था, सस्ता पड़ता था, पैसे नहीं लगते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया में डैश नदी विश्व मार्ग के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थी, तो कौन सी नदी? फरात नदी, लेपिस लजूली, टिग्रिस या इनमें से कोई नहीं? टिग्रिस की जगह वो लिख लेना, दजला रिवर लिख लेना, क्योंकि हिंदी में दजला कहते हैं। बट इसका आंसर क्या है बताओ? इसका जो आंसर है वो है फरात नदी, याद रखना। वर्ल्ड ट्रेड के लिए, विश्व मार्ग के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थी, क्योंकि यही टर्की वगैरह से और बाकी एरिया से जोड़ती थी हमको, ठीक है। व्यापार ज़्यादातर इसी रिवर से होता था। मेसोपोटामिया में पहली जो हमें पट्टिका मिली थी ना, वो कितने साल पुरानी थी? तो आज से 3200 ईसा पूर्व के टाइम की, यानी आज से ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 5224 साल पुरानी जो है वो हमें पट्टिका वगैरह मिलती है। क्लियर हो गया ना? मेसोपोटामिया के अंदर 3200 ईसा पूर्व में, याद रखना है, एक नंबर में आ जाता क्वेश्चन। सुमेरियन भाषा के बाद उपयोग होने वाली भाषा कौन सी थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंग्रेजी नहीं थी, फारसी नहीं थी, अरबी नहीं थी, अकदियन है इसका आंसर, ओके। पहली भाषा सुमेरियन, फिर अकदियन। नेक्स्ट है कि मेसोपोटामिया में जो लिखने की कला थी, अरे यार ये तो मैंने बता ही दिया, बहुत कम लोगों को आती थी, कुशल कला थी, वो कौन सी थी? लेखन कला, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया के जो लोग थे, डैश मेसोपोटामिया के लोग पढ़ लिख सकते थे, कितने? कई लोग, केवल राजा, बहुत कम या केवल 100? तो बहुत कम लोग जो है वो पढ़ लिख सकते थे मेसोपोटामिया के अंदर। डैश उरुक की शुरुआती शासक थे, मतलब सबसे पुराने शासक जो है वो उरुक के कौन माने जाते हैं, वो आपको बताना है। क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं हमारे? जस्ट अ सेकेंड। सिकंदर, उक्रियन, एनमकर या चार्ल्स? इसका आंसर है एनमकर। और सबसे पहले माना जाता है कि सबसे पहली जो टैबलेट थी ना, तख्ती, पट्टिका, वो भी इसने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्यूनिफॉर्म, क्यूनिफॉर्म कौन सी भाषा का शब्द है? पहले तो मैं आपको बता दूं, क्यूनिफॉर्म भाषा का मतलब होता है पच्चर फॉर्म, जिसका अर्थ होता है आकार। मतलब यूनिफॉर्म है ना, एक लिखने का तरीका होता है जो मेसोपोटामिया में यूज होता था, ठीक है।
और ये कौन सी भाषा का शब्द है आपको ये बताना है, ग्रीक का, लैटिन का, संस्कृत का या फारसी का। संस्कृत तो हटा दो। देखो एग्जाम में है ना हमेशा एलिमिनेशन मेथड यूज किया करो, जो चीज हो ही नहीं सकती पहले उसको काट दो, 3 में तुक्का भिड़ोगे तो सही रहे। ठीक है, चलो, तो इसलिए ये तो हटा दो। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है जी हमारा लातिनी, यानी लैटिन भाषा का शब्द है हमारा यूनिफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो हमारी प्रेम और युद्ध की देवी थी उसका क्या नाम था? उर था, इन्नना था, अवतार था या उपरोक्त सभी था? तो इसका आंसर होगा इनाना। एक और बात बता दूं, ऊपर पूछा था ना स्टेपी के देवता कौन है, डेगन है उनका नाम, शायद नीचे क्वेश्चन आ जाए। चलो, चंद्र देवता जो थे उनका क्या नाम था? उर था, इन्नना था, अवतार था या उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर होगा उर। और इसके बारे में एक और बात बता दूं, एक जगह भी थी मेसोपोटामिया के अंदर उर नाम की, तो कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, कई एग्जाम में क्वेश्चन आए कि उर की जो थी वो निकास प्रणाली सही नहीं थी, बताओ। अब आप बोलोगे सर उर तो भगवान थे, है ना, तो ये कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेताओं ने ग्रामीण को अपने पास बसाने के लिए क्यों प्रोत्साहित किया? बेसिकली मेसोपोटामिया में जो बड़े बड़े नेता होते थे ना, या जो लीडर होते थे, वो चाहते थे कि सारे के सारे लोग जो है ना वो एक साथ रहे। क्यों? भोजन के लिए, पानी के लिए, एक साथ रहने से सेना जो है वो जल्दी से बनाई जा सकती है, या साथ में नाव बनाने में सक्षम होने के लिए। तो मैं आपको बता दूं, वो सारे चाहते थे, जो बड़े बड़े लीडर थे, जो मेसोपोटामिया के अंदर जो लोकल लीडर थे, वो चाहते थे कि एक साथ रहें ताकि सारे के सारे लोग एकदम से अगर कोई अटैक करे तो जल्दी से सेना बना सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक तकनीक मील का पत्थर साधी हुई जिसे हम कह सकते हैं कि शहरी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त थी। एक ऐसी टेक्नोलॉजी आई जिसने मेसोपोटामिया को एक तरह से बदल ही दिया, बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। कौन सी? नाव, कुमार का पहिया, सिंचाई प्रणाली या राजा? तो मैं आपको बता दूं इसका आंसर है जी कुमार का पहिया, जिसको बोलते हैं पॉटर्स व्हील। इसके बाद है ना जो मटके वगैरह और ये सारी चीज़ें ना बहुत तेज़ी से बनने लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया में डैश सहस्राब्दी, सहस्राब्दी का मतलब होता है 1000 साल, पहले तो ये बता देता हूँ। सहस्राब्दी के अंतर्गत जो बेलनाकार पत्थर यानी मोहरे वगैरह बनाई गई थी, कब की बात है ये बात है जी पहली सहस्राब्दी की, यानी पहली सहस्राब्दी ईसा पूर्व, यानी 0 से पीछे 1000 साल पहले की बात हो रही है। इस वाले टाइम पीरियड में मोहरों का यूज़ करना शुरू किया था। मेसोपोटामिया का समाज में परिवार कैसा था? परमाणु था, संयुक्त था, मिक्स था या विभाजित था? इसका आंसर होगा परमाणु। सर परमाणु, न्यूक्लियर? हाँ जी, न्यूक्लियर। न्यूक्लियर बॉम्ब वाला न्यूक्लियर नहीं, परमाणु बॉम्ब वाला नहीं, न्यूक्लियर यानी यहाँ पर माता पिता और बच्चे रहते थे बस। जॉइंट फैमिली नहीं होती थी यहाँ पर, न्यूक्लियर फैमिली होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। उर एक ऐसा शहर था जिसके साधारण घरों को डैश में व्यवस्थित रूप से उत्खनन किया गया, यानी हमारे उर वाले एरिया में कब खुदाई हुई? 1930 में, 40 में, 60 में या 80 में? तो इसका आंसर है 1930 में हमारे उर वाले एरिया में खुदाई शुरू हुई थी। ये पैराग्राफ लिखा है, देखो एक बात और बताता हूँ, कभी भी पैराग्राफ को पढ़ना वेस्ट है इसको बिना पढ़े भी आप आंसर कर सकते हो अगर आपने चैप्टर वगैरह कर रखा है या एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर रखी है। तो खासकर हिस्ट्री में 90% ऐसा होता है कि इस पैराग्राफ को पढ़ने का कोई सेंस ही नहीं बनता, तो डायरेक्टली क्वेश्चन को पढ़ा करो। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन पे। मारी के राजा डैश समुदाय से थे। अगर ये आपने मेरी वीडियो देख रखी है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तब भी आप इसका आंसर कर दोगे समझ रहे हो? तो पैराग्राफ पढ़ने का कोई सेंस नहीं बनता। वैसे पैराग्राफ पे आंसर दे रखा है मैंने, बट इसका आंसर जो है वो एमोराइट है। और मैं आपको बता दूं, मारी के जो राजा है ना वो पूजा भी करते थे, यहाँ आ गया देखो, स्टेपी के देवता की पूजा करते थे हमारे मारी के राजा। ठीक है, और वो स्टेपी के देवता का क्या नाम था? मारिक, डेगन, ड्रैगन या उर? इसका आंसर है डेगन, ड्रैगन नहीं डेगन। ठीक है, DAGON। नेक्स्ट है कि मारी में अधिकांश क्षेत्र का उपयोग डैश के रूप में किया जाता था? बकरी व भेड़ चराने के लिए, कृषि के लिए, मंदिर के लिए या बंजर भूमि के लिए? तो मैं आपको बता दूं ज़्यादातर जो मारी का इलाका था वो जानवरों को और बकरियों को चराने के लिए उपयोग में लाया जाता था। यस और नो? क्लियर है? कोई दिक्कत? तो हमारा ये वाला हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि मारी में डैश और किसानों के बीच में लड़ाई चलती रहती थी, संघर्ष चलता रहता था। क्या? किसके बीच में? किसान और किसान के परिवार के बीच में, चरवाहों के और किसानों के बीच में, व्यापारी और किसानों के बीच में, राजा और किसानों के बीच में? इसका आंसर है चरवाहे और किसानों के बीच में, और इसका आंसर भी मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो में बताया है। देखो, जो चरवाहे थे वो किसान को लूट लेते थे कभी कभार, और किसान जो है वो चरवाहों को अपनी ज़मीन से जाने नहीं देते थे, इसलिए इन दोनों के बीच में लड़ाई चलती रहती थी, दपड़दू चलती रहती थी। आई होप अपने मार्क्स आप कैलकुलेट कर रहे हो। अगर नहीं करे ना कैलकुलेट, तो भाई दोबारा वीडियो देखनी पड़ेगी फिर, और चीटिंग नहीं चलेगी यहाँ पर। कहीं सोच रहे हो कि मार्क्स ना बताऊँ अपने, बच जाऊँ मैं, ये नहीं चलेगा। आंसर मार्क्स पता होने चाहिए मेरे को, कितने आ रहे कितने कितने नहीं आ रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारी अपनी अत्यधिक उत्पादक कृषि के साथ दक्षिणी मैदान पर नहीं बल्कि डैश नदी पर बहुत अधिक ऊपर स्थित था, यानी मारी जो है वो डैश रिवर के ऊपर स्थित था। कौन सी रिवर के ऊपर स्थित था? यानी ये रिवर जा रही है तो उसके ऊपर स्थित था। कौन सी रिवर? फरात हो गई, टिग्रिस हो गई, नील हो गई, या हमारी जो गंगा हो गई, नीचे गंगा लिखा हुआ है, गंगा रिवर। तो गंगा तो हो नहीं सकता, तो भारत की रिवर है।
इसका आंसर जो है वो है जी हमारा फरात नदी। फरात नदी के ऊपर बसा हुआ था हमारा मारी। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। 2000 ईसा पूर्व में डैश शहर जो है वो मेसोपोटामिया की शाही राजधानी के रूप में विकसित हुआ। तो याद रखना, जहाँ भी शाही राजधानी आए आंख बंद करके मारी लगा देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारी के लोकप्रिय राजा कौन थे? दागेन थे, एमोराइट थे, जिमरिलिम थे या नू थे? अब देखो, एमोराइट तो कबीले का नाम होता है, ये नहीं हो सकता। नू तो क्या, कुछ नहीं। दूसरी बात है, ऊपर को दागुन देगन लिखा था, वो भी नहीं है। इसका आंसर है जिमरिलिम। तो जो मारी के राजा थे ना, वो जिमरिलिम थे। ठीक है, और उन्होंने ही 2000 उनके पूरे के पूरे जो महल था ना, उसमें 2060 कमरे माने जाते थे। ये भी एमसीक्यू आया हुआ है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। आ गया जी, देखो जी देखो, है ना। मारी के जो राजा थे उसके महल में 260 कमरे थे। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारी स्क्रीन के सामने ये रहा कि तांबा, टिन, तेल, शराब, कई जो ये चीज़ें हैं, ये डैश एरिया से आती थी। जो तुर्की का, जो सीरिया का, मतलब डैश एरिया के डैश रिवर के साथ, माफ़ी चाहूँगा गलत पढ़ दिया मैंने। ये जो चीज़ें दे रखी है ना, ये है ना एक रिवर के साथ जो है तुर्की, सीरिया और लेबनान से आती थी। ठीक है, यहाँ ले जाई जाती थी। ओके, क्योंकि यहाँ पर खाने-पीने की कमी थी, मेसोपोटामिया में तो अच्छी खेती होती थी, तो चली जाती थी। यानी ये चीज़ें जो है वो मेसोपोटामिया के अंदर ले जाई जाती थी। मेसोपोटामिया से ले जाई जाती थी। तो कहाँ ले जाई किस रिवर से ले जाई जाती थी? टिग्रिस, नील, फरात या गंगा? तो गंगा नहीं होगा, ये तो पता ही है आपको। इसका आंसर भी फरात होगा। फरात रिवर बेसिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। यूफ्रेटस रिवर भी बोला जाता था। एग्जाम में अलग से क्वेश्चन भी आएगा। ठीक है, मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपको कराया है कि जो हमारी फरात रिवर है वो क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फरात रिवर क्यों इंपॉर्टेंट है, ये बताना है आपको। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है वो आपके सामने अ, ये रहा। वही पैराग्राफ वाला, पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। डायरेक्टली मेन चीज़ पे देखते हैं क्या लिखा है कि पट्टिकाएँ तांबों से डैश से तांबे को संदर्भित करती। अच्छा, साइप्रस का हमारा एक आइलैंड है। ठीक है, वहाँ से क्या होता था कि तांबा वगैरह मंगाया जाता था, टिन की वस्तुएँ आती थी। कौन सा एरिया? दिनार है, मलेशिया है, जमैका है या जापान है? तो मलेशिया इसका आंसर है। और याद रखना, एक मार्क्स में अलग से क्वेश्चन आ सकता है, कहाँ है? तो साइप्रस में है, याद रखना। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ऊपर ये रहा। गिलगामेश कौन थे? मारिक के शासक, मारी की नदी का नाम, हवा के भगवान थे, या हमारे एन मकर के बाद उरुक के शासक थे? तो इसका आंसर है कि एन मकर के बाद ही हमारे उरुक के शासक थे, याद रखना। ठीक है, चलो जी, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा कि मेसोपोटामिया में है ना, हमें है ना एक जो अ, गिलगामेश थे ना, गिलगामेश, उन्होंने ना एक महाकाव्य लिखा था। कितनी पट्टिकाओं पे लिखा था? 12 पे, 15 पे, 18 पे या 20 पे? तो इसका आंसर है 12 पे। ठीक है ना, 12 पे लिखा था। और ये बहुत प्रसिद्ध राजा थे। ठीक है, और टैबलेट का सबसे पहले पट्टिका का सबसे पहले यूज़ किसने किया था? एन मकर ने, याद रखना ये। ऊपर वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि ये एक दिन में एक साल में 12 महीने, एक महीने के अंदर 30 दिन, एक दिन के अंदर 24 घंटे, एक घंटे के अंदर 60 मिनट, ये हमने कहाँ से लिया? पाकिस्तान से, भारत से, मेसोपोटामिया से, फ्रांस से। तो ये हमने मेसोपोटामिया से लिया। मेरे से फ्रांस बोल दिया मैंने। फ्रांस नहीं है इसका आंसर, फ्रांस है। मतलब आंसर फ्रांस नहीं है, इसका नाम फ्रांस है। ठीक है, फ्रांस की राजधानी पेरिस है। ठीक है, तो वो हमारे किसी काम की नहीं है। इसका आंसर मेसोपोटामिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, और ये याद रखना आपसे एग्जाम में क्वेश्चन, वैसे मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में क्वेश्चन करवाया है कि मेसोपोटामिया की क्या क्या देन है, तो उसमें ये भी है। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो 4-5 क्वेश्चन आने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि भाई ये जो ऐसे क्वेश्चन है जो बच्चे छोड़ देते हो और ये रिपीटेड है। बात क्या है कि है ना, बिल्कुल एंड में जाओगे ना चैप्टर के, एक पैराग्राफ मिलेगा आपको। उस पैराग्राफ के अंदर ये इससे बनाए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो डैश एक राजा था जो 625 ईसा पूर्व में बेबीलोनिया को आइसीरियन वर्चस्व से जिसने मुक्त कराया था। उसका क्या नाम था? एकमिडियन, मिडियन, या नोबोपलासर, हमारा सारगोन, या अलेशिया? अलेशिया आइलैंड था, ये नहीं हो सकता इसका आंसर। ठीक है, हमारा एक्केमिनडस, ये भी कुछ नहीं है। सारगन भी नहीं है। सारगन है, मतलब एक राजा था वो भी, इसकी कटी मुंडी मिली थी, वो छोड़ दो, अभी पढ़ेंगे उसके बारे में। बट इसका आंसर है निबोनिडस। नेक्स्ट आ जाते हैं। सिकंदर ने बेबीलोनिया पर विजय कब प्राप्त करी थी? 225 में, एक 331 ईसा पूर्व में, 221 में, या 539 में? तो इसका आंसर है जी 331 ईसा पूर्व के अंदर उसने हमारे बेबीलोनिया पर विजय प्राप्त की थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। बेबीलोनिया के अंतिम आइसीरियन राजा कौन थे? असुरबैनिपाल, अकदियन, हमारे नोबोपुलासर, या हमारे एक्के मिनट्स? तो इसका आंसर है जी असुरबैनिपाल, वो हमारे बेबीलोनिया के अंतिम शासक थे। ठीक है जी, नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। जो अ,
अशर बेनीपाल थे, उनके शासनकाल में बेबीलोनिया की राजधानी क्या थी? बहुत रिपीटेड, ये जो मैंने बताए 44 से लेकर भी जो भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे इंपॉर्टेंट ही है। दागोन, नीनवे, नोवोपलासर और हमारे नबोनिडस। तो इसका आंसर है जी नीनवे। और नीनवे के बारे में एक और बात बताता हूँ कि यहाँ पर लाइब्रेरी भी बनाई गई थी बहुत पुरानी, ठीक है। जो जिगुरात था उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है जी सीढ़ीदार टावर, ठीक है। जिगुरात का मतलब, ये आया हुआ क्वेश्चन है इसलिए मैंने बताना इंपॉर्टेंट समझा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र बेबीलोनिया के अंतिम शासक कौन थे? दागेन, नीनवे, नोबोपलासर या नबोनिडस? देखो, दागेन नहीं हो सकता, नीनवे तो अभी बताया राजधानी है ना बेबीलोन की। उसके बाद हमने क्या देखा था? नोबोपलासर या हमारा निबोनिडस? इसका आंसर होगा निबोनिडस। लास्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा कि 2370 ईसा पूर्व में अक्कद का राजा कौन था? दागे, नीनवे? नीनवे हो नहीं सकता, है ना। और नोबोपलासर या निबोनिडस? इसका आंसर भी निबोनिडस है। तो निबोनिडस ही जो था, वो पर्सन जो था वो 2370 में अक्कद का राजा बना, और यही पर्सन वो था जो अंतिम शासक था बेबीलोन का। क्लियर हो गया? आई होप आपको सारे के सारे एमसीक्यू क्लियर हो गए हों। मैंने जैसे बताया एमसीक्यू की जब मैं टेस्ट की तरह लूंगा तो वो यहाँ पर इस वाले चैनल पे, भरत कोरवाल वाले चैनल पे लूंगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इंग्लिश में भी अपलोड कर दिए होंगे सारे चैप्टर का, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी हमारा ये चैनल है मेन पॉइंट टेक करके, इस पर मैं ये बताता हूँ स्टूडेंट अर्न कैसे कर सकता है। बहुत सारे 9th तक के बच्चे जो है वो अर्न कर रहे हैं एनिमेशन वीडियो बना के। अच्छा, वेबसाइट भी मैंने आपको यहाँ पर बताया कि आप फ्री में वेबसाइट कैसे बना सकते हो, दूसरे की वीडियो यूट्यूब पे कॉपी करके कैसे अर्न कर सकते हो। तो ये सारी की सारी चीज़ें, तो वीडियो का लिंक आपको इस चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आप देख सकते हो। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, बाय बाय।